हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स फॉर यू में। आज देखने वाले हम करंट अफेयर्स जो कि है 26 दिसंबर और 27 दिसंबर के। उनमें इंक्लूड रहेंगे उनके विश्लेषण, प्रश्नोत्तर और स्ट्रैटेजी के। तो स्टार्ट करते हैं। का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली नेशनल कंज्यूमर डे, व्हेन इज इट सेलिब्रेट? और इसके ऑप्शन है 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 23 दिसंबर और इनमें से कोई नहीं। कंज्यूमर को ही हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता या कंज्यूमर एक ऐसा इंसान है जो मार्केट में जाने के बाद कोई वस्तु खरीद कर लाता है और उसका उपयोग करता है, उसी को हम उपभोक्ता या कंज्यूमर कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24 दिसंबर। अभी 24 दिसंबर ही क्यों या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहा जाता है, तो जानते हैं हम इसके बारे में। 1986 को दोनों पार्लियामेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया था, जो कि 24 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया और तभी से 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहा जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों लाया गया? अगर कोई कंज्यूमर किसी वस्तु को खरीदता है, किसी विक्रेता के साथ उसका कोई झगड़ा हो जाता है किसी वस्तु को लेकर, या कोई कुछ वस्तु डिफेक्ट वगैरह निकलती है, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए और कंज्यूमर के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। किसी भी कंज्यूमर के 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से पहला आता है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा आता है चुनने का अधिकार, थर्ड सूचित होने का अधिकार, फोर्थ सुनवाई का अधिकार, फिफ्थ निवारण पाने का अधिकार, सिक्स्थ उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इन सभी मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्शन इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा किया जाता है। जो नेशनल कंज्यूमर डे है 2023 का, इसका थीम है लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। मतलब उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, बाय व्हाट परसेंट हैज कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इंक्रीज इन इंडिया? और इसके ऑप्शन है 7.5%, 8.8%, 9.7% और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 8.8%। कोयला आधारित बिजली उत्पादन 8.8% बढ़ा है। चलो डिटेल में इसको देखते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमेशन की बात करें हम पूरे दुनिया में, तो 4.7% पर ईयर एनर्जी कंजम्पशन में हमारा भारत तीसरे नंबर पर है पूरी दुनिया। हमारे भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जाती है कोयले से। तो कोयला इंपोर्ट करते हैं हम फॉर ब्लेंडिंग पर्पज के लिए बाहर से। अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, तो कोल से हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जाती है। तो हम कोल इंपोर्ट करते फॉर ब्लेंडिंग पर्पज के लिए 2022 में 25.4 मिलियन टन कोल इंपोर्ट किया गया भारत में, और 2023 में सिर्फ 13.57 मिलियन टन इंपोर्ट किया गया कोल भारत में, जो कि 46.57% कम था। वही अगर बात करें हम पावर जनरेशन की कोल से, तो इस साल 2023 में 686.7 बिलियन यूनिट पावर जनरेट किया गया, जो कि पिछले साल से 2022 से 8.88% बढ़ा था। तो इसलिए हमारा सही आंसर है 8.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सेंट्रल रेलवे अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा? सेंट्रल रेलवे अपने कितने स्टेशन पर पैनिक स्विच लगाएगा? और इसके ऑप्शन है 112, 117 और 118, उनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 117। तो पैनिक स्विच मतलब क्या होता है? हर स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर 2 स्विच रहेंगे। अगर कोई पैसेंजर किसी पैसेंजर को कोई तकलीफ है, अगर पैनिक स्विच प्रेस करता है, तो रेलवे पुलिस फोर्स अपना सीसीटीवी कैमरा देखकर तुरंत हेल्प भेज देगी उस पैसेंजर की तरफ।
इसलिए इस पैनिक स्विच को वहाँ पर इंस्टॉल किया गया। और पैनिक स्विच इंस्टॉल करने के लिए रेलटेल कंपनी को कहा गया है, रेलटेल कंपनी को कहा गया है। ठीक है, तो टोटल रेलवे जोन्स है 18 इंडिया में, जिसमें से जो सेंट्रल रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर आता है मुंबई में, CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है, जिसमें आते हैं टोटल 5 डिवीजन। फर्स्ट वन है मुंबई, सेकंड भुसावल, पुणे, सोलापुर और नागपुर। इन सभी 5 डिवीजन में टोटल 477 स्टेशन आते हैं। ठीक है, तो इन 477 स्टेशन में से सेंट्रल रेलवे 117 रेलवे स्टेशन पर पैनिक स्विच इंस्टॉल करने वाला है। ठीक है, एंड करंटली जो रेलवे मिनिस्टर है उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। हेडक्वार्टर जो रेलवे का है वो है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। इससे पहले जो रेलवे मिनिस्टर थे हमारे वो थे पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। और अश्विनी वैष्णव जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डीजी यात्रा चेहरे की पहचान, डीजी यात्रा चेहरे की पहचान, ये जो तकनीक है ये कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है? Recently, DG Yatra facial recognition technology has been implemented in how many Indian airports? ऑप्शन है 10, 13, 15 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 13। ठीक है, अगर बात करते हैं हम डीजी यात्रा की, तो डीजी यात्रा जो लॉन्च किया गया वो 1 दिसंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और एंड स्टील के जो मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा ये डीजी यात्रा लॉन्च किया गया एयरपोर्ट पे। जब 1 दिसंबर 2022 में इसका लॉन्च हुआ तो ये सिर्फ 3 एयरपोर्ट पर हुआ, न्यू दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु एयरपोर्ट पे। ये डीजी यात्रा का जो लॉन्च है एयरपोर्ट पे वो फेज के हिसाब से होने वाला था। तो पहले 3 इस पर हुआ, न्यू दिल्ली, वाराणसी एंड बेंगलुरु पे। उसके बाद विजयवाड़ा, पुणे, हैदराबाद एंड कोलकाता पे हुआ। ठीक है, अभी अगस्त 2023 में मुंबई, अहमदाबाद, कोच्चि, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी पे हुआ। ठीक है, अगर बात करें हम डीजी यात्रा की, तो एयरपोर्ट पर पहले क्या होता था कि जो भी पैसेंजर है वो एक लाइन कतार में लगे रहते थे। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था कि आपकी आइडेंटिटी पहचान हो पाए और बोर्डिंग पास की चेकिंग हो पाए। ठीक है, लेकिन जब से डीजी यात्रा लॉन्च हुआ है तो ये डीजी यात्रा एक ऐप है जिसके तहत आपका फेशियल रिकॉग्निशन हो जाता है और आपकी जो बोर्डिंग पास आईडी है वो चेक हो जाए, जिससे आपको बहुत कम टाइम लगता है एयरपोर्ट पे, लंबी कतारों में खड़ा नहीं रहना पड़ता, ताकि आपका वेरिफिकेशन हो सके। तो डीजी यात्रा से ये काफ़ी इजी हो गया। अभी फ़िलहाल सब मिलकर 13 एयरपोर्ट्स पे डीजी यात्रा टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुकी है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है डीजी यात्रा का लॉन्च कहाँ किया गया, कौन से 3 स्टेशन पर किया गया, ये पूछ सकता है। तो याद रखिए न्यू दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। और ये पूछ सकता है कि इसका लॉन्च किसने किया, तो इसका लॉन्च श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, जो कि मिनिस्टर है सिविल एविएशन एंड स्टील अथॉरिटी के। हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का पहला टिकट किसे दिया गया है? जो अल्टीमेट खो खो लीग है इसका टिकट मिला है नवीन पटनायक, जो कि सीएम है, चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा के, उड़ीसा के। ठीक है, चलिए देखते हैं अल्टीमेट खो खो लीग के बारे में। तो अल्टीमेट जो खो खो है इसकी शुरुआत हुई 2022 में, 2022 में इसकी शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत की है, मतलब कोई भी इंडियन जो फ्रेंचाइजी है, जैसे कि जो 2022 में जब इसकी शुरुआत हुई तो इंडियन फ्रेंचाइजी थी डाबर, जिसने खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस लीग की स्टार्टिंग की थी। ठीक है, और
उस फर्स्ट सीजन के जो विनर थे 2022 में, वो थे उड़ीसा जगरनट। ठीक है। अभी इस साल 2023-24 में इसका जो आयोजन है वो उड़ीसा में होगा। उड़ीसा इसका होस्ट होगा। ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि नवीन पटनायक जी को फर्स्ट टिकट मिला है, जो सीएम है उड़ीसा के, उनको मिला है, तो इसका आयोजन उड़ीसा में होगा। ठीक है। और जो स्टेडियम रहेगा जहाँ पर खो खो खेला जाएगा वो है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम। जो स्टार्टिंग होगी इस खो खो लीग की, वो होगी 24 दिसंबर से 14 जनवरी 2024 तक। तो याद रखिएगा नवीन पटनायक जी के बारे में, जो कि सीएम है उड़ीसा के। ठीक है। और इसका जो होस्टिंग है वो उड़ीसा रहने वाला है इस साल। और फर्स्ट टिकट श्री नवीन पटनायक जी को मिला, जो सीएम है उड़ीसा के। और इसका आयोजन होगा 24 दिसंबर से 14 जनवरी 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया। तो इसके ऑप्शन है पुणे, शिमला, बोधगया और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भाला फेंक खिलाड़ी प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार किसने जीता। ठीक है। इसके ऑप्शन है प्रतीक त्यागी, सुमित एंटिल, राजविंदर सिंह और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सुमित एंटिल। ठीक है। तो बात करते हैं और ये ऊपर से भाला फेंक खिलाड़ी का अवार्ड है। ठीक है। बात करते हैं सुमित एंटिल की, जो कि हरियाणा से है। ये डिसेबल है, इनका लेफ्ट लेग नहीं है, तब भी ये भाला फेंक के एक खिलाड़ी है, भाला फेंक के। ठीक है। जो पैरालंपिक गेम्स होते हैं वहाँ उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। अब इनका जो अचीवमेंट है, 2020 में समर ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। 2023 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है। और इनके नाम एक रिकॉर्ड है, जब एशियन पैरा गेम्स हुए थे हैंगजो चाइना में, उसमें इन्होंने भाला फेंक में 73.29 मीटर्स भाला फेंक किया था। ये इनके नाम पर एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो डिसेबल पर्सन में शीतल देवी है, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर से। इनके दोनों हाथ नहीं है। ठीक है। और ये आर्चरी इस गेम में पार्टिसिपेट करती है। इनके नाम पर जो अचीवमेंट है, हैंगजो चाइना में जो 2022 में एशियन पैरा गेम्स हुए थे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिविजुअल में। मिक्स टीम में एक गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है डबल टीम में। और 2023 में इनको बेस्ट यूथ एथलीट अवार्ड मिला है। तो याद रखिए प्रेस्टिजियस बेस्ट मैन अवार्ड 2023 का सुमित एंटिल को मिला है, और प्रेस्टिजियस बेस्ट फीमेल अवार्ड शीतल देवी को मिला है। शीतल देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है। वेन वॉज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। और इसके ऑप्शन दिए हैं 23 दिसंबर, 25 दिसंबर, 24 दिसंबर और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 25 दिसंबर। ठीक है। तो गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए जानिए इसके बारे में। सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 से हुई थी। ठीक है। जो इलेक्टेड मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के ऊपर मनाया जाता। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। 2023 99th बर्थ एनिवर्सरी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। हाल ही में तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है। वेयर वॉज द थर्ड अटल गौरव सम्मान सेरेमनी ऑर्गेनाइज रिसेंटली। ऑप्शन है लखनऊ, अहमदाबाद, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है नई दिल्ली। इसने गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। ठीक है।
और ये जो गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल है, ये अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और इस साल 2023 में गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल जो कि सीएम है गुजरात के, भूपेंद्र पटेल ये 17वें सीएम है गुजरात के, ठीक है। तो याद रखिएगा, भूपेंद्र पटेल ने गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया, और भूपेंद्र पटेल ये चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, और वो भी 17वें चीफ मिनिस्टर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और ऑप्शन है जी स्पोर्ट, सोनी स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सोनी स्पोर्ट्स। सोनी स्पोर्ट्स ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।